हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से ऑनलाइन कक्षाओं में आप सबका स्वागत है। और हम लोग सोशल साइंस में क्लास 9 के स्टूडेंट सिविक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन नंबर 1 चल रहा है, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। तो हम लोगों ने लोकतंत्र के बारे में बहुत ही विस्तृत कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। अब हम लोग इसके वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि जो वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन आंसर हैं वो कैसे हैं, क्या हैं। तो सबसे पहले लोकतंत्र की परिभाषा लीजिए। तो लोकतंत्र की जो परिभाषा है, बहुत से विद्वानों ने, बहुत से राजनीतिज्ञों ने यहाँ पर लोकतंत्र की परिभाषा अलग अलग दी है, अपने अपने मतों के हिसाब से दी है। लेकिन जो सर्वमान्य परिभाषा है, जिसको सर्वश्रेष्ठ परिभाषा कहते हैं लोकतंत्र की, वो है अब्राहम लिंकन की परिभाषा। अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है वो लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा मानी जाती है, और वो परिभाषा है लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन प्रणाली है। तो ये लोकतंत्र की जितनी भी परिभाषाएं होती हैं वो सब इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती हैं। इन्वर्टेड कॉमा का एक तरीका होता है, इसमें गिनती 6 और 9 की होती है। तो ये बीच में हम लोग परिभाषा लिखते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से बनाएंगे और लास्ट में ये बनेगा, ठीक ना। ये इन्वर्टेड कॉमा होता है। इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी आदर्शवाद, किसी महापुरुष का आदर्शवाद या किसी थिंकर्स की जो सोच होती है, विचार होते हैं, यदि आपको लिखने होते हैं तो उसको ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब्राहम लिंकन ने जो लोकतंत्र की परिभाषा दी थी, उसमें लोकतंत्र जनता का यानी लोकतंत्र में जो शासन होता है वो किसका होता है? जनता का होता है। और किसके लिए होता है? जो भी प्रतिनिधि जाता है किसके लिए काम करता है? जनता के लिए करता है। और वो किसके द्वारा चुनकर जाता है? जनता के द्वारा चुनकर जाता है। तो इस तरीके से लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा शासन प्रणाली, ये लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा घोषित है। ओके स्टूडेंट, और आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के 2 रूप कौन से हैं? लोकतंत्र के 2 रूप हैं। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा जो है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। यहाँ पर प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। प्रतिनिधि जो है वो चुने जाते हैं किसके द्वारा? जनता के द्वारा। ये सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं प्रतिनिधि, इसलिए इनको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन कहीं कहीं किसी स्थिति में प्रतिनिधि जो है प्रतिनिधियों के द्वारा जब चुनाव किया जाता है, यानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जब चुनाव करते हैं, ठीक ना, तो वो जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के आता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, वो सारे चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से बात करें तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है, वो चुनाव जो है जनता के द्वारा होता है। यानी जनता जो है वो सीधे तौर पे अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का गठन करती है, राज्य में और केंद्र में। इस तरीके से इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि सीधे जनता इसको चुन करके और सांसद विधायक बैठा रही, बना रही है। लेकिन जब यही सांसद और विधायक मिल करके, यानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जब चुनाव करते हैं,
यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, तो वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत समाहित है। आगे हम लोग देखेंगे कि विश्व के ऐसे देशों के नाम बताइए जहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित है। तो हम लोग देखेंगे कि भारत जो है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसके बाद अमेरिका में लोकतंत्र है, फ्रांस और जर्मनी ऐसे देश हैं जहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। आगे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन है कि लोकतंत्र अथवा प्रजातंत्र शासन के दो गुण बताइए। तो गुण हमको देखिए कौन कौन से गुण लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में होती है। पहले तो लोकतंत्र शासन प्रणाली का जो स्वरूप है वो जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन होता है। जो यहाँ एक ऐसा स्वरूप है लोकतंत्र जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो शासन कार्यों में अपनी सहभागिता करते हैं। दूसरा जो पॉइंट होगा वो है कि यहाँ पर यानी लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है। स्वतंत्र रूप से कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है, और कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष रूप से चुनाव जीत सकता है। निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से हर नागरिक जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो ये सारी चीजें देखने को लोकतंत्र में मिलती है। यदि हम दोष की बात करें लोकतंत्र की, तो नेतृत्व लगातार बदलते रहने से क्या होता है, अस्थिरता आ जाती है। और जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, जो विचारक हैं, जो विपक्ष में रहते हैं, उनका यह मानना है कि जो लोकतंत्र है वो मूर्खों का शासन है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए कोई भी शैक्षिक योग्यता नहीं है। यानी अनपढ़ व्यक्ति भी चुनाव में खड़ा हो सकता है। अनपढ़ व्यक्ति को भी जो है विधायक और सांसद बनने की जो है वो स्वतंत्रता रहती है, आजादी रहती है। इसलिए यहाँ पर जो इतिहासकार हुए, जो राजनीतिज्ञ हुए, वो लोग जो है लोकतंत्र को मूर्खों का शासन कहते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम योग्यता नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करें तो भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित है। हर देश में, लोकतांत्रिक देशों में जहां भी चुनाव की इस तरह से प्रक्रिया होती है, वहां पर जो वयस्क मताधिकार की जो आयु है, यानी वोट देने का जो समय सीमा निर्धारित है, जो आयु निश्चित की गई है, वो अलग अलग। तो भारत में जो सीमा तय की गई है वो है 18 वर्ष। 18 वर्ष जिन स्त्री पुरुषों की आयु पूरी हो चुकी है वो वोट देने का अधिकार प्राप्त करते हैं। तो 18 वर्ष यहाँ पे निर्धारित है। अगला हम लोग देखेंगे कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति अन्यों से बेहतर क्यों है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति अन्यों से बेहतर है क्योंकि यह गलतियों को सुधारने का अवसर देता है। मान लिया यदि आप गलती से आपका चुनाव जो है किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में हो जाता, आपके सत्ता, आपके क्षेत्र का जो प्रतिनिधि है वो अयोग्य है, तो बहुत ज्यादा तो 5 साल रहेगा। 5 साल के बाद फिर से आपको मौका मिलेगा कि आप अपनी गलतियों में सुधार कर सकें। और जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट यदि हार जाता है, उसको भी एक सबक मिलती है कि हमारी कहाँ पे गलतियां थी, हम जो है हमारी कहाँ कमी रह गई, कौन सी ऐसी योजनाएं थी, कौन से ऐसे कार्य थे जो लोगों को पसंद नहीं आए। तो इस तरह से गलतियों में सुधार करने का अवसर मिलता है कैंडिडेट्स को भी और जनता को भी। ओके स्टूडेंट, आगे हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र में जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है वो किसके हाथ में होती है, निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। तो जो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में होती है। आगे देखेंगे कि लोकतंत्र के लिए नागरिक किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो लोकतंत्र के लिए नागरिक सरकार के गठन में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। सरकार का जो गठन होता है वो जनता के द्वारा ही होता है, जनता के माध्यम से होता है, इसलिए लोकतंत्र में जो नागरिक होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम लोग राजनीतिक मान्यता की बात करें तो राजनीतिक मान्यता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का समान अधिकार, इसको राजनीतिक मान्यता कहते हैं। राजनीतिक मान्यता यानी हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्राप्त होना जो है वो राजनीतिक मान्यता होती है। 18 वर्ष से कम आयु है तो वो राजनीतिक मान्यता नहीं है उस व्यक्ति के पास।
और 18 वर्ष पूरी हो गई है, यदि वो वोट देने के काबिल हो जाता है, योग्य हो जाता है, तो उसको राजनीतिक मान्यता प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन आंसर किए। ओके स्टूडेंट, आज को इतना ही। गुड बाय।